क्या आप जानते हैं हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है, लेकिन क्राइम ना करके भी अपने मोटिव तक पहुंचने के कई सारे ऑप्शन होते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग क्राइम का रास्ता अपनाते हैं और जिंदगी भर जेल में सड़ते हैं। क्या हो जब अपनी ही औलाद को खुद से दूर करने के लिए पूरा परिवार एक हो जाए। इसका मोटिव बहुत अजीब था। आज की कहानी एक ऐसी घटना के बारे में है जिसने खुद पुलिस वालों के रातों की नींद उड़ा दी थी, उनको हैरान परेशान कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं सानिया शेख केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के मुंबई शहर से। यहीं पर एक जगह है वसई। वसई में ही भूई गांव नामक जगह पर एक बीच पड़ता है। 26 जुलाई 2021 सुबह के 10 बजे के आसपास का समय रहा होगा। बीच पर कुछ लोग अपना टहल रहे थे, घूम फिर रहे थे। तभी उन्हें भूई गांव बीच के कलम एरिया में समुद्र के किनारे एक काले रंग का ट्रैवल बैग दिखाई पड़ता है। ऐसा बैग आमतौर पर प्लेन में ट्रैवल करते टाइम यूज करते हैं। इसमें पहिए भी लगे हुए थे। इस बैग को देखकर लोगों को थोड़ा अजीब लगा। समुद्र के लहरों की मार इस पर लगातार पड़ रही थी। अगर बैग खाली होता तो लहरें इसको आसानी से कहीं दूर फेंक सकती थीं, पर यह लहरों के बीच में मजबूती से पड़ा हुआ था, यानी जरूर इसमें कोई भारी भरकम चीज रखी हुई है। लोग इस बैग को खोलते नहीं हैं, सीधे पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। थोड़ी ही देर में वसई पुलिस स्टेशन से एक टीम मौका वारदात पर पहुंचती है। पुलिस को भी बैग देखकर हैरानी हुई। अब इन्होंने वहीं पर ही हल्के से बैग को खोल दिया। जैसे ही इसको खोला, इनके रोंगटे खड़े हो गए। बैग के अंदर किसी का शव रखा हुआ था जो कि डिकम्पोज हो रहा था, बदबू आ रही थी, यानी ये कई दिन पुराना होगा। वैसे इसका सर गायब था, बैग में केवल धड़ था। धड़ ने कपड़े पहन रखे थे और जिस तरह के कपड़े पहने हुए थे इससे लगा कि ये किसी महिला का शव होगा। उसके हाथों में मेहंदी भी लगी हुई थी। पुलिस ने तुरंत और टीम बुलाकर समुद्र के किनारे आसपास छानबीन करना शुरू कर दिया, कहीं से सर भी बरामद हो जाए। थोड़ी देर के बाद पुलिस ने शव को हॉस्पिटल भिजवा दिया, जहां पोस्टमार्टम और बाकी फॉरेंसिक जांच होनी थी। उस बैग को भी फॉरेंसिक लैब भिजवा देते हैं। इसके बाद फिर से उस बीच पर छानबीन की जाती है, पर कोई सर नहीं मिलता। आखिर बिना सर के शव की पहचान कैसे की जाए। उस बैग में भी धड़ के अलावा और कुछ भी नहीं मिला था। वहीं हॉस्पिटल में कुछ और भी पुलिस वाले मौजूद थे जो कि पिछले कई सालों से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। ना जाने इन्होंने कितने शवों को देखा होगा, इन्हें बहुत एक्सपीरियंस था। ऐसे पुलिस वालों ने जब इस शव को देखा तो उनको लगा कि यह महिला किसी मुस्लिम फैमिली की है। इनके कपड़े, इनके पहनावे का तरीका, इनकी मेहंदी की डिजाइन, इन सब चीजों से लग रहा था कि ये मुस्लिम है। पोस्टमार्टम के अनुसार लंग्स में पानी भरे हुए थे। अब ये शव समुद्र से होकर बीच पर आया था, तो हो सकता है कि उसी की वजह से ऐसा हुआ हो। शरीर पर थोड़े बहुत और चोट के निशान भी थे, जैसे इनके साथ मारपीट हुई हो। वैसे शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि हफ्ते भर ही पुराना होगा। चूंकि ये 26 जुलाई को शव मिला था तो कत्ल भी जुलाई के महीने में ही हुआ होगा। अब चूंकि गले के पास से सर गायब था तो ये भी नहीं समझ सकते थे कि इनका गला घोटा गया था या नहीं। और हाँ, किसी बड़े तेजधार चाकू से सर को धड़ से अलग किया गया है। पर यहाँ से कोई भी चीज़ पहचान के लायक नहीं मिलती है। इसके बाद पुलिस ने शव के फोटोग्राफ्स वगैरह खिंचवाए, बैग के भी फोटोज लिए। धड़ के फोटो को ऊपर सर के पास वाले एरिया से क्रॉप कर देते हैं ताकि लोगों को फोटो देखकर बेचैनी ना हो जाए। इसके बाद इसके ढेर सारे पोस्टर्स छपवाए गए जिसमें था कि एक महिला का शव वसई बीच से बरामद हुआ है। अगर कोई जानता हो तो वसई पुलिस स्टेशन आकर पुलिस से संपर्क करें। पोस्टर्स और बैनर्स के रूप में करीब 150 कॉपीज बनवाई गईं और उन्हें मीरा भाईंदर वसई विराट कमिश्नरेट के अंडर आने वाले सभी पुलिस स्टेशंस में, रेलवे स्टेशन पर, भीड़ भाड़ वाली सारी जगहों पर लगवा दिया गया। साथ ही साथ वसई पुलिस ने मुंबई के हर थाने में संपर्क करके उनसे जानने की कोशिश की कि क्या वहां पर किसी ने जुलाई महीने में कोई गायब महिला की रिपोर्ट लिखाई है क्या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलता है। इसी दौरान एमबीवीवी कमिश्नरेट ने करीब 10 से 12 पुलिस टीम्स बनाई जो इस शव से जुड़े सुराग, इसकी आइडेंटिटी, पहचान, मिसिंग कंप्लेंट्स पूरे मुंबई में, थाने में और पलघर में ट्रेस करेंगे। समय बीत रहा था लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। वैसे पुलिस में एक सिस्टम है, CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। यहाँ पूरे भारत की मिसिंग कंप्लेंट अपलोड की जाती है ताकि जो भी गायब हो देश के किसी भी कोने से, उसके बारे में पुलिस कहीं और से भी बैठकर जान सके। पुलिस ने इस सिस्टम में भी चेक किया, पर पूरे भारत में कोई भी ऐसा मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखाया गया जो वसई बीच से मिले शव की कदकाठी, उसके रंग, कपड़े, मेहंदी वगैरह जैसे डिस्क्रिप्शन से मैच करता हो। यहाँ से भी कोई लीड नहीं मिला। हॉस्पिटल में उस महिला का धड़ रखा हुआ था। जुलाई में वो शव मिला था। अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे करते करते कई महीने गुजर गए, कुछ पता नहीं चलता है। यहाँ केवल एक ही चीज़ पता चली थी, जो था उसका धर्म, ये मुस्लिम थी। पुलिस ने मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार धड़ को मुंबई के कब्रिस्तान में दफन करवा दिया। पर लेकिन इससे पहले पुलिस ने धड़ से जुड़ी सारी तस्वीरें, उसके कुछ DNA सैंपल वगैरह प्रिजर्व करके रख लिए थे, क्योंकि आगे जरूरत पड़ सकती है। वो DNA सैंपल कलिना साइंस लेबोरेटरी में रखे गए थे प्रिजर्व करके। बाकी शव के कपड़े, उसकी तस्वीरें पुलिस ने अपने पास रखी थीं। अब 2021 से 2022 का साल आ जाता है। धीरे धीरे इस घटना को हुए लगभग 14 महीने बीत चुके थे।
अब 2022 के अगस्त का महीना आया। यहाँ अब इससे अलग एक और कहानी शुरू होती है। 29 अगस्त 2022 के दिन एक शख्स जिनका नाम जावेद शेख था, ये मुंबई के नाला सोपारा के अचोले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। ये 630 किलोमीटर दूर कर्नाटक के बेलगम शहर से आए थे। जावेद शेख ने अचोले पुलिस थाने में आकर पुलिस से कहा कि इनकी भतीजी साल भर से लापता है, उसका फ़ोन भी स्विच्ड ऑफ है। चाचा जावेद शेख अपनी भतीजी का नाम बताते हैं सानिया शेख, जो कि 25 साल की थी। चाचा जी से पुलिस ने पूरी बात सुनी। इन्होंने पूरी कहानी बताई। सानिया जब छोटी थी, गोद में थी, तभी किसी कारण से इसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। यहाँ शेख परिवार संपन्न था, पैसे रुपए की कमी नहीं थी। सानिया के चाचा और चाची ने उसे अपनी बेटी मानकर उसका देखभाल करने लगे। जब सानिया 21-22 साल की हुई तो 2017 में उसकी शादी नाला सोपारा में रहने वाले आसिफ शेख से करा दी। आसिफ सऊदी अरब में जॉब करता था। सानिया और आसिफ की अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन दोनों की सहमति से हुई। दोनों ही इस शादी से बहुत खुश थे। 2019 के आसपास में सानिया ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा अमायरा। खुशहाल फैमिली थी। अब एक और नई खुशी आ गई। चाचा जावेद ने पुलिस से आगे कहा, अक्सर हमारी अपनी बेटी सानिया से फ़ोन पर बात होती रहती थी, लेकिन अचानक से उसने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। आगे उसका फ़ोन हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो जाता है। 8 जुलाई 2021 को सानिया के दादी का इंतकाल यानी मृत्यु हो गया था। तभी हमने उसे इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया, लेकिन इसी दिन से ही उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर 1-2 हफ्तों के बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगा, जबकि हमारा तो उससे कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। चाचा ने आगे कहा, हमारी कभी भी सानिया के पति आसिफ से बात नहीं होती थी, ना ही वो खुद फ़ोन करके बात करता था। अब चूंकि सानिया कॉल नहीं उठा रही तो हमने अपने दामाद आसिफ को कॉल किया। उसको जब भी कॉल करके कहते हैं कि सानिया से बात करा दो, वो कहता कि आपने रॉन्ग नंबर पे कॉल किया है और लॉकडाउन की वजह से सानिया से मिलने नहीं जा सकते थे। पुलिस ने चाचा जावेद से सानिया के ससुराल का एड्रेस पूछा। जावेद शेख ने बताया कि वो नाला सोपारा के अचोले में रश्मि रेजेंसी अपार्टमेंट में रहती है। उसके ससुराल में ज्वाइंट फैमिली थी, सभी लोग साथ में रहते थे। जावेद शेख के अनुसार पहले ही अपनी बेटी के ससुराल ही गए थे। चूंकि ये यहाँ पर पहले भी आते रहते थे तो उन्हें अच्छे से याद था कि घर कहाँ पर है उसका। जब ये इस बार नाला सोपारा के घर पहुंचे तो वहाँ पर सानिया के ससुराल का कोई भी नहीं था। आसपास पता करने पर पता चला कि आसिफ की फैमिली अपना यह घर बेच चुकी है और कहीं और शिफ्ट हो गई। ये सब जानकर जावेद उस समय बहुत परेशान हुए। एक तो बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा है, ऊपर से उसके ससुराल वाले अपना ये घर बेचकर कहीं और चले गए। ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पर गए हैं, अब उनको कहाँ ढूंढा जाए। जावेद के साथ इनके कुछ रिश्तेदार भी यहाँ पर आए हुए थे। अब इस उम्र में ये अकेले कर्नाटक से मुंबई थोड़ी आते हैं। नाला सोपारा में पड़ोसियों को भी नहीं पता था कि फैमिली कहाँ पर गई है। जावेद सोचने लगे कि बेटी को कैसे ढूंढा जाए। इन्होंने अपना दिमाग लगाया। चूंकि ये थोड़े पुराने ख्यालात के थे तो ये अपने फ़ोन में नंबर सेव रखने के बजाय एक छोटी सी डायरी में लिख कर रखते थे। चाचा जावेद ने अपने इस फ़ोन बुक में देखना शुरू किया। इसी में ही सानिया के सास का मोबाइल नंबर मिलता है। इन्होंने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया। सानिया की सास फ़ोन उठा भी लेती हैं। चाचा जावेद ने उनसे बात की। बातों बातों में इन्होंने बताया कि हाँ, इन्होंने अपना घर बेच दिया है और कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। इन्होंने जगह का नाम भी बताया, वो था मुमरा। मुमरा थाने डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है। अब सानिया के ससुराल वाले मुमरा के कौन से कोने में रहते हैं। सास ने एक लैंडमार्क भी बताया। इनके घर के पास एक बड़ा सा मैरिज हॉल है। ये सब चीज़ें पता चलते ही जावेद शेख अपने जानने वालों के साथ मुमरा पहुंचे। वहाँ के मैरिज हॉल के आसपास पता करते करते ये सानिया के ससुराल पहुंच जाते हैं। वहाँ इनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। घर पर सानिया के सास ससुर थे, उसका देवर यसीन था, पति आसिफ था, उसकी बेटी अमायरा भी थी। सभी लोग तो मौजूद थे, पर सानिया कहीं दिख नहीं रही थी। जावेद ने आसिफ से कहा कि सानिया कहाँ पर है, उसको बुलाओ। अब आसिफ ने एक छोटा सा किस्सा बताया कि जुलाई 2021 में एक दिन ये सुबह सुबह जब उठे तो उनको एक लेटर मिलता है। वो लेटर सानिया ने लिखा था। उसमें था कि मुझे किसी और से प्यार हो गया है, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं उसके साथ रहने के लिए जा रही हूँ। यानी सानिया अपना घर छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग गई। ये सब पढ़कर पूरा परिवार दुखी हो गया था। सानिया का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और वो उसी के साथ भाग गई। अपने पति और बेटी तक का ख्याल नहीं किया। आसिफ ने वो लेटर संभाल कर रखा था, उसे लाकर चाचा जावेद को भी दिखाया। आगे जावेद ने पुलिस को बताया कि वो लेटर इन्होंने भी पढ़ा था। सानिया के ससुराल में सारी चीज़ें सुनने के बाद चाचा और बाकी रिश्तेदार मुंबई में जहाँ पर ठहरे हुए थे वहाँ चले गए। चाचा जावेद को सानिया की इस हरकत से बहुत दुख पहुँचता है, पर इन्हें यकीन भी नहीं था, इनका दिल नहीं मान रहा था। सानिया को तो इन्होंने बचपन से ही पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी हर मन की बात ये जानते थे, समझते थे। सानिया ऐसा नहीं कर सकती, अगर वो जाती भी तो हमसे रिश्ता नहीं तोड़ती। ये सब चीज़ें लेकर जावेद शेख 2-3 दिनों तक बहुत सोचते हैं। इनका मन नहीं मान रहा था। फिर ये 29 अगस्त 2022 को मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे। यहाँ पुलिस ने कहा कि आपकी बेटी नाला सोपारा के अचोले थाना क्षेत्र के अंतर्गत से गई थी, इसलिए आपको वहीं जाना चाहिए। अगर ये भी कंप्लेन लिखते तो आखिर में नाला सोपारा के थाने में ट्रांसफर करना पड़ता। फिर इसी दिन जावेद शेख नाला सोपारा के अचोले पुलिस स्टेशन गए।
यहाँ पर पुलिस ने सानिया शेख की मिसिंग कंप्लेन दर्ज कर ली और तुरंत अपनी छानबीन शुरू कर दिया। जावेद शेख को यकीन नहीं था कि इनकी बेटी किसी के साथ भाग सकती है, जरूर उसके साथ कुछ तो हुआ है। कंप्लेन लिखाने के बाद ये थाने से चले जाते हैं। पुलिस ने जावेद शेख की बातों पर विश्वास करते हुए मुंबई इलाके के सारे थानों में सूचना दी कि जुलाई 2021 या इसके बाद के जितने भी अनसॉल्व केसेस हैं जिसमें किसी की बॉडी मिली है लेकिन उसकी पहचान नहीं हुई, अगर ऐसा है तो उसकी फाइल्स हमें भेजिए। इसमें ही 26 जुलाई 2021 को वसई बीच से मिले उस सरकटे शव का केस आता है। इत्तेफाक से यहाँ पर भी एक मृतक महिला थी। इसकी कदकाठी सानिया की कदकाठी से मेल खा रही थी। अब अगले दिन वापस से अचोले पुलिस ने चाचा जावेद को थाने बुलाया। इनको वो शव की सारी तस्वीरें, वो बैग, वो मेहंदी की डिजाइन, सारी चीजों की फोटोज दिखाई जाती हैं। जावेद शव के पहने हुए कपड़ों से तुरंत ही पहचान जाते हैं। इन्होंने कहा कि इनकी बेटी सानिया जैसी लग रही है, वो भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी। सानिया कभी कभार बेटी अमायरा को दिखाने के लिए वीडियो कॉल्स करती थी, उसमें ही चाचा जी ने ऐसे कपड़े सानिया को पहने हुए देखा था। अब सानिया के ससुराल वालों को अचोले थाने बुलाया गया, फोटोज दिखाया गया। ये लोग उस शव को पहचानने से ही इनकार कर देते हैं। ये अपनी बातों पर डटे रहे कि सानिया किसी के साथ भाग गई है। इनका इस बात पर विश्वास करने की वजह थी वो लेटर जो आसिफ को मिला था। अचोले पुलिस ने वो लेटर आसिफ से ले लिया और एक्सपर्ट्स के पास जांच के लिए भेज दिया। सानिया के ससुराल वाले थोड़े घबराए लग रहे थे। इन्हें उस धड़ की फोटोज दिखाई गई, फिर बाद में घर भेज दिया गया। इसके बाद चाचा जावेद शेख से थोड़ी और बातचीत की जाती है कि क्या आपको सानिया के ससुराल वालों पर कोई शक है, अगर है तो क्यों है। जावेद ने कहा शादी के शुरू में दहेज को लेकर घर में थोड़ी दिक्कतें थीं, लेकिन समय के साथ सब कुछ ठीक हो गया था। पर जब अमायरा पैदा हुई तो उस बच्ची को लेकर सानिया और उसके परिवार में कुछ मनमुटाव होता है। लेकिन सानिया ने कभी भी खुलकर अपने चाचा जी से इस बारे में बात नहीं की थी, इसलिए इन्हें एग्जैक्ट नहीं पता। अब वो जो शव वसई के बीच से मिला था वो कहने भर से सानिया का नहीं हो जाता, उसको कोर्ट में साबित भी करना पड़ेगा, पुख्ता सबूत चाहिए। इसके लिए सानिया के पति आसिफ और 3-3.5 साल की बेटी अमायरा दोनों के ब्लड सैंपल लिए गए डीएनए जांच के लिए। कलीना लैब में तो उस शव के सैंपल ऑलरेडी प्रिजर्व करके रखे गए थे। इन तीनों का डीएनए एक दूसरे से मैच करके देखते हैं। आसिफ शेख का डीएनए उसकी बेटी से मैच हो जाता है और उस सर कटे शव का भी डीएनए अमायरा से मैच हो जाता है। अब साइंटिफिकली साबित हो गया कि वो शव अमायरा की मां यानी सानिया के हैं। अब क्या था, पुलिस ने बिना देरी किए 15 सितंबर 2022 को आसिफ शेख को उठा लेती है और अच्छे से खातिरदारी करते करते बात की गई। वो लेटर भी आसिफ नहीं लिखे थे, इसकी हैंडराइटिंग थी, ना कि सानिया की। आगे आसिफ कबूल कर लेता है, स्वीकार कर लेता है कि इसने ही अपनी पत्नी सानिया शेख का कत्ल किया है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसने कत्ल इसलिए किया क्योंकि इसको डाउट हो चुका था कि इसकी बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। कहीं कहीं पर यह भी था कि आसिफ का किसी दूसरी लड़की से अफेयर था और ये बात सानिया जान चुकी थी। इसको रास्ते से हटाने के बाद ही वो दोनों शादी कर सकते थे, इसलिए कत्ल कर दिया। आसिफ ने यह भी कहा कि इस कत्ल में इसके परिवार का कोई रोल नहीं है, सब कुछ इसका ही प्लान था। यह भी जांच में मिला कि आसिफ की ऑलरेडी एक शादी हो चुकी थी, लेकिन उस लड़की से तलाक ले लिया था क्योंकि उस पहली पत्नी का किसी के साथ अफेयर था। अब जब आसिफ ने उस लड़की को तलाक दे दिया तो फिर सानिया को क्यों नहीं दे सकता, ये सवाल पुलिस के मन में उठता है। जब पुलिस ने आसिफ के घर वालों से बात की तो एक और कहानी सबके सामने आती है। आसिफ के पिता हनीफ और भाई यसीन दोनों ही बातचीत में टूट जाते हैं। इन्होंने भी सानिया का कत्ल करना स्वीकार कर लिया। उधर आसिफ का कहना था कि कत्ल में बस इसका ही हाथ था, फिर उसके पिता और भाई ने कैसा जुर्म स्वीकार कर लिया। बात 2021 की है। उन दिनों पूरा परिवार नाला सुपारा के घर में रहता था। 21 जुलाई को बकरीद का त्यौहार आता है, इसे कुर्बानी का दिन भी मानते हैं। सुबह सुबह सानिया उठी, नहा धोकर रेडी हुई और किचन में चली गई खाने पीने की चीजें बनाने के लिए, क्योंकि शाम को मेहमान आने वाले थे। इस दिन घर पर सानिया के पति, ससुर और देवर 3 ही लोग थे। बाकी लोग मुमरा गए थे। सानिया की बेटी को भी वहीं भेज दिया गया था। मुमरा में आसिफ की इकलौती सगी बहन का ससुराल था। सानिया के ससुराल की बात करें, चूंकि बकरीद का त्यौहार था तो बकरे काटने वाले चाकू छुड़े भी रेडी थे, रस्सी भी रखी हुई थी। आसिफ, यसीन और हनीफ तीनों ने एक बड़े से टब में ऊपर तक पानी भरा। सानिया किचन में खाना पका रही थी। ये तीनों मिलकर उसे पकड़ते हैं, उसके हाथ पर बांधते हैं और फिर टब में फेंक देते हैं। सानिया टब में डूबने लगती है। हाथ और पैर बंधे रहने की वजह से कुछ कर नहीं पा रही थी। थोड़ी देर के बाद मामला शांत पड़ गया। अब उसको बाहर निकालते हैं। अभी भी तीनों को डाउट था कि ये जीवित है या मृत्यु हो चुकी है। फिर आसिफ ने अपनी पत्नी का गला दबाया, काफी देर तक दबाया रहता है। इसके बाद बकरा काटने वाले छुरे से आसिफ सानिया के सर को धड़ से अलग करने की कोशिश करने लगा। आधा ही कटा था कि रक्त देखकर आसिफ की हालत खराब होने लगी, ये बेहोश होने लगा। फिर ससुर हनीफ ने छुरा आसिफ से लिया और बहू के सर को धड़ से अलग कर दिया। अब आती है बारी शव को ठिकाने लगाने की। सबसे पहले इन्होंने एक इलेक्ट्रिक ट्रिमर से कटे सर के बाल काट दिए। सानिया के होठों के पास एक तिल था, इससे भी चेहरे की पहचान की जा सकती थी। चाकू से उसे भी कुरेद दिया गया। अब सर का हाल ऐसा हो गया कि अगर पुलिस को यह मिल भी जाए तो पहचान नहीं कर सकते हैं, और बिना सर के तो धड़ की पहचान ही नहीं हो सकती। बाकी जो बाल वगैरह थे उन्हें घर में ही जला देते हैं।
इसके बाद सर को एक काले प्लास्टिक बैग में पैक करके आसिफ और यासीन बाइक से निकल पड़ते हैं। ये गए खानीवाड़े की समुद्री खाड़ी के पास। वहीं इन्होंने बॉल की तरह सर को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र उसे बहा ले गया। अब घर आकर आसिफ जिस बैग में सामान लेकर प्लेन से सऊदी अरब जाता था उसी में धड़ को पैक कर देता है। इसके बाद ये अपने बहनोई यानी बहन के पति को कॉल किया। उसका नाम था यूसुफ। ये मुंबई में ही कैब ड्राइवर था। आसिफ ने यूसुफ से फ़ोन पर कहा कि जल्दी से अपनी कैब लेकर घर आइए। यह अभी दोपहर का ही टाइम था। यूसुफ घर पर आता है। इनको सारी कहानी बताई गई। फिर बैग को गाड़ी में रखकर ये लोग वसई बीच जाते हैं। समुद्र के थोड़ा अंदर जाकर बैग को फेंक दिया गया। सोचे कि समुद्र से बहाकर कहीं दूर ले जाएगा। फिर ये लोग घर आ गए, साफ सफाई वगैरह किया। जो परिवार बहन के घर पर गया था उन सबको वापस बुला लिया गया। अच्छे अच्छे खाने पकाए गए। मेहमान शाम को आते हैं, खाना पीना हुआ। ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये सारी कहानी सुनने के बाद पुलिस यूसुफ को भी अरेस्ट कर लेती है। आखिर उस पूरे परिवार ने मिलकर इतनी भयानक साजिश अपने बहू के खिलाफ क्यों रची? कत्ल का मोटिव क्या था? इन्होंने ऐसा क्यों किया? बात कुछ यूँ थी कि 2017 में सानिया की शादी आसिफ से होती है। 2019 में इनकी अमारा नाम की बेटी पैदा हुई। पर इससे कई साल पहले आसिफ की बहन की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसको कोई बच्चा नहीं हुआ था। अमारा के पैदा होने से पहले ही घर में ये बात आई कि सानिया को एक बच्चा हो रहा है, आगे भी होंगे, लेकिन ये वाला बच्चा आसिफ अपनी बहन को गोद दे दे। बहन ने ये बात रखी थी। आसिफ भी अपनी बहन की बात मान लेता है। सानिया को जब ये बात पता चली तो ये विरोध करती है। इसी में ही आसिफ वापस सऊदी अरब चला गया। इधर सानिया अकेले ही पूरे परिवार से लड़ती रही कि ये अपना बच्चा आखिर किसी को क्यों दे। ऊपर से इसका पहला बच्चा है और दूसरा तीसरा बच्चा भी होता तब भी ये क्यों दे। वो लोग किसी अनाथ आश्रम जाकर बच्चा गोद ले सकते हैं, उस अनाथ का भी भला हो जाएगा। इधर आसिफ के बहन की जिद थी कि नहीं, मुझे अमारा ही चाहिए। कहते हैं कि इसी बात को लेकर ससुर ने बहू को मारा पीटा था। फिर बहू ने अचोले पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन रिश्तेदारों के समझाने बुझाने पर कंप्लेन वापस ले लिया कि घर के झगड़े बाहर नहीं जाने चाहिए। 2020 में कोविड आ जाता है, लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से आसिफ सऊदी अरब में अटक गया। फिर 2021 के शुरुआती दिनों में जैसे तैसे ये इंडिया आता है। ये किसी शिपिंग कंपनी में काम करने लगा। कहीं कहीं पर है कि ये हाउस कीपिंग का काम करता था। इसकी भी जिद थी कि हम अमारा को उसकी बुआ को सौंपेंगे क्योंकि उसके पास कोई बच्चा नहीं है। बस इसी बात को लेकर घर में टेंशन बढ़ता गया। पूरा घर एक तरफ हो गया और सानिया अपनी बेटी को लेकर एक तरफ हो गई। ससुराल वालों ने सानिया को धमका रखा था कि अपने घर वालों से बात नहीं करेगी। इसी वजह से सानिया ने 8 जुलाई 2021 से घर वालों का फोन उठाना बंद कर दिया। फिर आगे 21 जुलाई को इसका कत्ल हो जाता है, जिसके बाद इसका फोन स्विच ऑफ हो गया। कत्ल के 5 दिनों के बाद इत्तेफाक से वो बैग वसई बीच के किनारे आकर अटक जाता है। फिर सानिया के चाचा जी ने 1 साल के बाद मिसिंग कंप्लेन लिखाई। पुलिस को कत्ल में यूज किया गया हथियार और वो सर बरामद नहीं हुआ। बहुत कोशिश की गई। कत्ल के बाद अमारा अपनी बुआ के घर पर ही रहने लगी थी। फिलहाल पति आसिफ, देवर यासीन, ससुर हनीफ और बहनोई यूसुफ सभी लोग जेल में कैद हैं और इस जिंदगी भर जेल में ही रहेंगे। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।